बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, 9 सितंबर के वाक़े के बाद पार्लियामान ने यह फैसला किया कि मिसाक़े पार्लियामान की तरफ बढ़ना चाहिए। एक कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी की सरबराही जो है वो सौंपने के लिए तजवीज़ जो है वो मांगी गई। तो साहिबजादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब का नाम दिया। उस नाम की तायीद जो है वो मुख्तलिफ लोगों ने की। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी उसकी तायीद की। वो चेयरमैन मुंतखब हो गए। आज उसका पहला बाकायदा इजलास था। उसमें वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा मौजूद थे। अगर देखा जाए तो जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं इसहाक़ डार साहब, वो उसके अंदर मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ साहब थे, सैयद अमीनुल हक उसके अंदर मौजूद थे। उसके अलावा सैयद नवीद कमर उसके अंदर मौजूद थे, सैयद खुर्शीद शाह उसके अंदर थे, साहिबजादा हामिद रज़ा थे। उसके अलावा जो दीगर रहनुमा उसके अंदर मौजूद थे, उन्हीं की मौजूदगी में जब आज पहला इजलास था, मौलाना फजलुर रहमान उमर अयूब वो भी उसी कमेटी के इजलास में आज मौजूद थे। तो वहाँ पर तल्ख़ कलामी भी हुई है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा तौर पे जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब का नाम लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तंज किया, तो दूसरी तरफ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को जनरल बाजवा साहब के एहसानात उन्हें याद दिलवाएं। तो ये जिस मामले के ऊपर बात करना थी, जिस मामले के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी, कमेटी की सरबराही मिली थी, जिस पे मिसाक़े पार्लियामान की बात हुई थी, उसके बाद की सूरत हाल अगर इस तरीके से आगे बढ़ेगी तो फिर क्या बात होगी। दूसरी तरफ बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा जो हैं वो मिसाक़े पार्लियामान की बात कर रहे हैं और कुछ रहनुमा जो हैं वो इसके मुतरादिफ बातें कर रहे हैं और इसके मुतज़ाद बातें भी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये कैसे मिसाक़े पार्लियामान हो सकता है। और स्पीकर कौमी असम्बली ने जब सारा मामला हो चुका, जब उनकी अपनी ना चल सकी, जब उन्होंने सार्जेंट आर्म्स को मुअत्तल कर दिया और उनके ऊपर प्रेशर बाद में मजीद डेवलप हुआ, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी हुआ, तो आज उन्होंने ये कह दिया कि इस मामले के ऊपर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इस नशिस्त के ऊपर बैठा रहूं या फिर इसे छोड़ दूं। अगर सेटिंग गवर्नमेंट के स्पीकर जो सेटिंग पार्टी के भी रहनुमा हैं वो अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर किस तनाजुर के अंदर ये माहौल पूरा जो है पनप रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनके जो रहनुमा गिरफ्तार किए गए थे, जिनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, उन्हीं का केस जो है उसे चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दो रुकनी बेंच पे था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस सुमन रफत थी। उन्होंने उस जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कल का एहतजाज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान कर रखा था उसको पोस्टपोन कर दिया और उन्होंने कहा जी कि हमारी सारी तवज्जो जो है वो 22 सितंबर के लाहौर के जलसे के ऊपर है, हम उसके लिए तगोदो करेंगे और उसके लिए प्लानिंग अपनी मजबूत करेंगे। अब इस पूरे मंजरनामे में जिसमें वफाकी हुकूमत ये भी कह रही है कि मुआशी मंजरनामा भी बेहतर हो रहा है, आगे जाके इसी माह रवा माह के आखिरी हफ्ते में जाके IMF के तरफ से 7 अरब डॉलर की मंजूरी भी हो जाएगी, तो वो फाइनेंसिंग गैप वाला मामला वो किस हद तक क्लियर हुआ है, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले जो आज स्पीकर ने की है, स्पीकर को ये क्यों कहना पड़ा है कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस नशिस्त पे बैठा रहूं या छोड़ दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासिर साहब, अगर आप इस सारे वाक़े को देखें तो इस सारे वाक़े के अंदर मुझे किसी एक जगह बता दें जहाँ पर किसी एक शख्स ने यह बात की हो कि यह वाक़या दुरुस्त है। सब ने मुखालफत की ना जी, पीपल्स पार्टी क्या, मुस्लिम लीग नून के अंदर से क्या, बाकी जमातों से। और जब एक उसी शहर का IG कहता है कि मैंने तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक की, उससे एक दिन पहले तारिक फजल जो सब कहते हैं जनाब पुलिस ने हमें बताया कि हमने स्पीकर साहब से पूछकर सब कुछ किया जी। फिर उसके बाद आप जब पार्लियामेंट का मिसाके पार्लियामेंट बनाते हैं, बात करते हैं और खुद कहते हैं कि मैं इबरत का निशान बना दूंगा, खुद FIR दर्ज कराऊंगा, ये स्पीकर साहब ने कहा था, आपने या मैंने नहीं कहा था जी, ऐसा ही। और उसके बाद जब अराकीन वो आते हैं असम्बली में जिनको गिरफ्तार किया जाता है, गया था, जिनमें से एक कहता कि मुझे चौथे फ्लोर से पकड़ के लेके गए हैं, एक कहता मुझे फलां जगह से पकड़ के, उनमें से वो कोई ऐसा नहीं है जिन्हें जेल से लेके आए थे सिवाय शेर अफजल मरवत के, कि जिसे अंदर से नहीं पकड़ा गया, जिसमें मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब मौलाना नसीम साहब कहते हैं मुझे तो मस्जिद के अंदर से पकड़ा गया। तो उसके बाद शहादत कोई रह जाती है कि अंदर से नहीं पकड़ा गया। और फिर भी आप कहें कि जनाब 7 दिन बाद इंक्वायरी होगी, अब 7 दिन में इंक्वायरी का जवाब मांगा, तो फिर मोतल किसको किया, मोतल किस बुनियाद पे किया? फिर इतना प्रेशर बन चुका है
कि पीपल्स पार्टी ये बात कहती है, और आज मौलाना ने तो इंतहा कर दी। मौलाना ने तो यहां तक कह दिया कि इस पे एहतजाजन 3 दिन पार्लियामेंट को ताले लगा देने चाहिए थे। तो इसके बाद फिर अब स्पीकर के पास 2 रास्ते हैं यासर साहब। यहां स्पीकर कहे मैं बेबस हूं, मेरा बस नहीं चलता और मैं जनाब घर जा रहा हूं, मैं बतौर MNA काम करूंगा, स्पीकर किसी और को बना दे। यहां फिर स्पीकर कहे ठहरें जी, इस पार्लियामेंट का मुझे इत्मीनान हासिल है, सारी पार्लियामेंट मुझे एक एक्शन लेने पे कह रही है, और पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर से इतने MNA पहली दफा पकड़े गए हैं, पहली दफा जी। एक MNA हुआ था एक, उसके बाद बाहर हुआ था जो हुआ था। नहीं वो सर वो पार्लियामेंट लॉजिस बिल्कुल हाँ, ये पार्लियामेंट लॉजिस क्या है ये सर, पार्लियामेंट का पहली दफा हिस्ट्री में पकड़े गए, और वो आके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। फिर जिस तरीके से शेर अफजल मरवत ने वो सारा वाकया सुनाया कि उनके साथ क्या हुआ, इसी तरह बाकी लोग भी कह रहे हैं हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो इस वाकये के बाद तो अब स्पीकर जो है वो उस पूरी असम्बली का जो है बाप होता है ना जी, उसके कंट्रोल में सारा कुछ होता है। अब यहाँ तो स्पीकर साहब को एक्शन लेना पड़ेगा, अगर वो एक्शन नहीं लेते तो फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये 2 ही हल है उनके पास, तीसरा हल नहीं है। अगर आप उसके बगैर समझते हैं कि मिसाक के पार्लियामेंट हो जाए तो नहीं मुमकिन, किसी सूरत में नहीं मुमकिन। और आप ज़हन में रखिएगा, एक दफ़ा ये वाक़िस पे एक्शन ना हुआ तो फिर ऐसे वाक़यात चलते रहेंगे, चाहे आने वाली हुकूमत में हो, चाहे किसी और हुकूमत में हो, चाहे किसी और हुकूमत में हो। इस वक्त वो हुकूमत जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद तहरीक इंसाफ को बंद गली में ले गई थी, आज तहरीक इंसाफ बंद गली में नहीं है, आज हुकूमत बंद गली में है। क्या हुकूमत के पास इस पार्लियामेंट हाउस पर हमले का कोई जवाब है? क्या हुकूमत के पास इस पार्लियामेंट हाउस के उसके अंदर से लोगों को घसीट कर ले जाने का कोई जवाब है? क्या हुकूमत अभी तक एक किसी ऐसे शख्स को नामजद कर सकी है? सिर्फ कुछ लोगों को 4 माह के लिए मुअत्तल कर देना, ये कुछ नहीं होता। आपने वादा किया है, आपने चैम्बर वहां पे असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि मैं जाके FIR दर्ज करवाऊंगा। आपके वकला कहते थे अगर, अब तो आज की तकारीर के बाद, आज के बयानात के बाद, बयान यही होता है ना यासर साहब, मुझे फलां ने मारा, फलां जगह पे मारा, बस यही चीज़ है ना। मुद्दई जिसके साथ ज्यादती हुई वो आके कह रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो उसके बाद फिर क्या चीज़ रह जाती है? मुझे बता दें, कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो रह जाती है। ये तो बड़ा क्लियर हो गया है, वाज़े हो गया है कि जनाब यहाँ स्पीकर साहब को एक्शन लेना पड़ेगा। या स्पीकर साहब ने जो आज खुद बात की है, जो बात आज उनके मुंह से खुद निकली है कि यहाँ फिर मुझे छोड़ने बार मैं सोचूंगा या मुझे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मेरी आज एक बड़े सीनियर मुस्लिम लीग के बंदे से बात हुई, उसने कहा जी मियाँ साहब भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और स्पीकर साहब से आज उनकी मुलाकात भी है, और मियाँ साहब इस चीज़ को लाइक भी नहीं कर रहे कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती, अगर आप अदलिया में जाके कहते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती सबसे अच्छी ऊपर है, अगर आप हर जगह कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती है, तो फिर अब पार्लियामेंट की बालादस्ती क्यों ना हुई? अब पार्लियामेंट की बालादस्ती के रास्ते में रुकावट क्यों आ गई? अब पार्लियामेंट के तकद्दस को पमाल करने वाले कोई भी हैं, फिर उन पे गिरफ्त क्यों नहीं? दूसरा आप देखें ना, आज एक और बड़ा वाक़या हो गया यासर साहब, आप हाल इसको ना लें, आप मैं सारे बैठ के, इवन फैसल वाडा साहब जिनकी पेशन गोइयों पर आप सारा दिन प्रोग्राम करते रहते हैं, वो हो गए, फैसल तारड़ साहब हो गए, बैरिस्टर अकील साहब हो गए, 3 लोगों ने दावा किया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तैयार हो गए। मैं उसी तरफ ही आ रहा था। ठीक है, उन्होंने दावा किया था ना उन्होंने कि मौलाना साहब तैयार हो गए हैं, मौलाना साहब वोट देंगे और सारा कुछ होगा। मौलाना साहब की 3 बातें हैं। आज उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं होगी, मैं एक्सटेंशन के सख्त तरीन खिलाफ था और किसी भी जगह एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी मैंने मार्च उस दौर में जब परवेज मुशर्रफ था और जिस वक्त
65 से 68 साल उम्र के 63 से 68 साल उम्र की तरफ गए थे, तो हमने लड़ झड़ के 65-60 करवाई थी। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी वो 65 के भी खिलाफ थी। आज पीपल्स पार्टी उधर बैठी है और आज आप मुझसे ये तवक्को रखें कि एज बढ़ाने का जो बिल है वो उसमें मैं अपना किरदार अदा करूं, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कहा, उन्होंने कहा जी किस मुंह से ये इसकी आइन साजी के अंदर हिस्सा लेंगे। तो उसके बाद क्या तीसरी उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं किसी ऐसी शिक में नहीं जाऊंगा, किसी ऐसी चीज़ की मैं तायद नहीं करूंगा जो जमहूरियत के लिए, जो इस पार्लियामेंट के लिए ठीक ना हो। वो ऐसे तौर पे उन्होंने कहा जमहूरियत को अगर आप पार्लियामेंट को मजबूत करें ना, बंद करें 3 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस, एहतजाज करें। अब मुझे तय मौलाना साहब जरदारी साहब उनके पास गए, शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए, वफाकी वज़रा उनके पास गए। इन सारी चीज़ों के बाद मौलाना साहब भी हाथ से निकल गए। अभी तक आप पीटीआई के अंदर जब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात थी, आप आज के दिन तक वो भी नहीं दिखा सके। और आज आपका एक रहनुमा ये बात कह रहा है कि जनाब हमने फैसला कर लिया, हमने कोई ऐसी तरमीम नहीं लानी, हम कोई ऐसी और चीज़ नहीं करेंगे। भाई तरमीम के लिए आपको नई कानून साजी के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। वो बाज़ारों को 2.5 किलो आंबले आगे बीच नहीं पा देने कि 12 पूरे हो गए तो कर लो। उसके लिए तो आपको तरमीम चाहिए ना, तरमीम करनी पड़ेगी। तो तरमीम के लिए आपको मुद्दत पूरी कर, आपको तादाद पूरी करनी पड़ेगी। क्या आइन का आर्टिकल आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या आप आर्टिकल के तहत तरमीम कर सकते हैं उन चीज़ों में जो कानूनी तौर पे है? आइन को तब्दील नहीं कर सकते, सादा से तरमीम कर सकते हैं, सादा कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन किसी सूरत में कोई आइनी, यानी वो जिस तरीके से एतजाज़ साहब कल ये कह रहे थे कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो ये बढ़ा सकते हैं, ये मियाद नहीं बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस के हवाले से आपको पता है, एक मियाद और नंबर ऑफ जजेस के हवाले से आज एक और शाइख उस्मानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की ना। क्या? उन्होंने कहा है कि जिस वक्त इन्होंने नंबर ऑफ तादाद जो है वो बढ़ाया और उसके बाद बढ़ गया और साथ उम्र की ज़बरदस्ती अगर बढ़ाने की, तो उन्होंने कहा इनको पता नहीं कि सियासी तौर पर कोई तहरीक चले न चले, पाकिस्तान की बार्स कभी उस पर खामोश नहीं रहे। तो कल एतजाज़ साहब ने भी इसी का इशारा किया। सारी बार्स बाहर निकल आएंगी, चाहे वो इनकी हमायत में है, मुखालफत में, सब निकल आएंगी। उसने कहा यहाँ पर एक से दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने की बार में इजाज़त नहीं होती, टाइम रखा होता है कि इस टाइम के पास खत्म, भाई दोबारा लड़ना है, इतने साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो किस तरह वो अदलिया के अंदर इतनी बड़ी चीज़ को कबूल कर लेंगे? उसने कहा ये नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ यासिर साहब, आज की बात कागज़ पे लिख लीजिएगा, अगला जो हफ्ता है ना, ये हफ्ता भी बड़ा सितमगर गया है और अगला हफ्ता 3 चीज़ों का फैसला कर देगा। इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना, केस एक्सटेंशन और तरामीम, इन तीनों के हवाले से अगले हफ्ते में हो जाएगा फैसला। और कभी इम्कान है कि अगले हफ्ते में, कभी इम्कान है कि आपका तफसीली फैसला महसूस नशिस्तों के हवाले से वो भी आ जाएगा। और जब ये 3 से 4 चीज़ें हो गई तो आपकी सियासत जो है, उसका सियासी जो आपको नज़र आ रहा है आसमान, उस सियासी आसमान पे जो कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, अब कुछ नहीं होगा। अब ये जो सारी पार्लियामेंट आज एक मुतफिका तौर पे कह रही है ना जी कि मिसाके पार्लियामेंट, आप ज़हन में रखें, इन सबको पता चल गया है, सारी सियासी जमातों को समेत पीटीआई, सब सियासी जमातों को पता चल गया है कि अगर मिसाक पे हम ना गए, अगर हम इकट्ठे ना हुए, तो फिर जमहूरियत का इंतज़ार ही करते रहेंगे, फिर लंबा अरसा जमहूरियत का इंतज़ार करेंगे। यासिर साहब, ये बात वाज़ेह हो गई है। जहाँ तक आपने बात की है कि ख्वाजा आसफ साहब क्यों बीच में, वो कार ज कमाई होती है कि ना शादी ब्याह में। ये बात मैंने आपसे ऑफ द कैमरा पूछी। चलो ऑफ द कैमरा पूछी तो चलो, मैं नहीं। ख्वाजा आसफ साहब अगर बोले ना तो ख्वाजा आसफ साहब को ख्वाजा आसफ साहब कौन के 3 दफ़ा उन्हें लोगों ने कहा, ख्वाजा साहब, स्पीकर साहब ने कहा जनाब मिसाके हो गया, पार्लियामेंट हो गया है। ख्वाजा साहब ने अच्छा फिर ठीक है, मैं क्या वैसे याद करा दें।
तो होने दे, एक आधा होता है घर में, 5 भाई होना, एक आधा भाई ऐसा होता है जिसने फड्डा डालना होता है। तो ये फड्डे डलते हैं, क्यों फिक्र करते हैं आप? ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी सियासी मंजरनामा होगा अब उसका फाइनल होने वाला है। अब दी एंड जो है ना, दी एंड, उसकी तरफ गेम जाने वाली है। ये बड़ी क्लियर और वाज़ेह और साफ सी चीज़ है। और जहाँ तक कुछ लोगों का ख्याल है कि जनाब कोई बहुत बड़ा दंगा फसाद, कोई लड़ाई नहीं होगी। सियासी जमातों को समझ आ गई है कि अब हमने अगर सरवाइव करना है, अगर जमहूरी अमल ने रहना है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये आप लिख लीजिएगा। और अगर ये एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें तो कुछ नहीं, हमने तो टीवी प्रोग्राम करने ही करने हैं, हमें तो रोजाना कोई ना कोई चीज़ मिल ली जाएगी, तो फिर इनके लिए नुकसानदेह होगा। इनकी साख जो है ना वो मुतासर होगी। आज बहुत कुछ आपको पता है, चीफ जस्टिस साहब ने भी एक केस में कहा है ना, इशारों में वो सारा कुछ बता भी गए। तो बहुत सी और चीज़ें हैं। अब तो हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होने वाली है कि जिसके बाद आप कहें कि मामला ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा कोई नहीं होता। चले, मामला आपको ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा। मजीद जो गरमाइश है सियासत के अंदर वो किस हद तक है और उसके नताइज क्या निकलेंगे, इसी पे बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा मिसाके पार्लियामान की बाज़गश्त और आने वाले दिनों के अंदर अगर इसी तरीके से नोक झोंक भी जारी रहेगी और इसी तरीके से मिसाक की बातें भी होती रहेंगी तो फिर क्या बनेगा। एक तरफ पूरा मंजरनामा बनाया गया कि तरामीम के हवाले से 2/3 अक्सरियत के करीब तक पहुंच चुके हैं। मौलाना के हवाले से बहुत सी पेशीन गोइयाँ की गई। वो ब्रेक थ्रू जो था या वो सकूत जो टूटा वो परसों रात में टूटा और मौलाना ने खुद आके आज उसकी वजाहत कर दी और मौलाना ने अपनी लाइन जो है वो वाजे कर दी है। तो जब मौलाना अपनी लाइन को वाजे कर चुके हैं तो फिर ये पॉलिसीज़ जो मुरतब की जानी है या कमेटीज़ के अंदर जो गुफ्तो शुनीद होनी है उसका मुस्तकबिल क्या होगा और किन चीज़ों के ऊपर ये खड़ी होगी। दूसरी बात ये कि एक तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ आती है, उनके वज़ीर आला जो बात करते हैं, दूसरी तरफ से पंजाब से भी उसका जवाब आता है कि ये पंजाब को बाकायदा तौर पर हजीमत का सामना करना पड़ा है, ये पंजाब ने इसकी मजम्मत अगर की है तो किन बुनियादों पर की है। तो उन्होंने तशरीहन आज ये बताया कि हम तो ये बता रहे हैं कि हम जलसा करने आएंगे, हमारे मानी कुछ और नहीं थे। तो जलसे की इजाज़त अगर पंजाब हुकूमत देती है तो किन बुनियादों पर, अगर जलसे की इजाज़त नहीं देती और फिर भी इसके बावजूद वो जलसा करने के लिए आते हैं तो फिर क्या होगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब ने। ज़ीशान रफ़ीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान रफ़ीक साहब, एक तरफ स्पीकर साहब कहते हैं, खुद जो है वो आगे बढ़ के बात करते हैं कि मिसाके पार्लियामान होना चाहिए। अच्छा, एक कमेटी बनती है, कमेटी का पहला इजलास है, जब आपको पता है कि चिंगारी कोई है, जब आपको पता है कि किसी का कोई नुकसान हुआ है, सिंपथी उनको है, तो उस पर माजी की यादाश्तों के ऊपर तज़किरा क्यों करना। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वहाँ पर इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तंज कर दिया जनरल रिटायर्ड फैज़ साहब का नाम लेके, क्यों ख्वाजा, कल भी हमने जो देखा इसहाक डार साहब जो हैं वो बात कुछ और कर रहे थे और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ये इस तरह हुआ तो रिएक्शन तो होना ही था। ख्वाजा आसिफ साहब किसकी लाइन टो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई देखें जी, बुनियादी तौर पे आप देखें कि पीटीआई का जो एक तजाद रहा है थ्रू आउट सियासी तौर पे, ये एक बात करते हैं उसके बाद उस बात से मुकर जाते हैं, जब इनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है तो फिर पाँव पकड़ लेते हैं। ये तो उनका मामला रहे हैं। दूसरी बात यह कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है उसमें कोई गलत बात तो नहीं की। माजी में अगर कोई मामला हुए हैं, अगर वो सच्ची बात है, हकीकत पर मबनी है, तो उसको करने में हर्ज भी कोई नहीं और ये बातें करनी चाहिए। दूसरी बात देखें, जहाँ तक मिसाके पार्लियामेंट की जो बात आपने की है, हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा गुफ्तो शनीर से मसले हल करने की कोशिश की है। आपके इल्म में है कि जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट बनी, हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे 2018 के इलेक्शंस के ऊपर, फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने उस वक़्त चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की ताकि पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए। लेकिन उस वक़्त के जो हुक्मरान थे, उस वक़्त वो जो फ़िरौनियत की जो पीक पे सवार थे, उन्होंने कहा जी हमने तो आपसे बात ही नहीं करनी। अब देखें उसके बाद क्या किया इन्होंने, इकॉनमी का हाल जो कर दिया।
आज अगर बात करते हैं तो बिल्कुल हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है, हम तो बात करने को हमेशा तैयार रहते हैं। और सियासी फोर्सेस अगर आपस में बातें नहीं करेंगी तो मसले कैसे हल होंगे? यही बात तो हम करते रहे हैं। फिर आपने देखा खुद ही कि बानी पीटीआई ने खुद ही बात बता दी कि जी हमारी तरफ से कोई भी जो ना अब हम नहीं करेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और पहले कहते थे जी हम नेगोशिएशन ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। अब बात यह है कि जब उनकी तरफ से ये लाइन आती है वो ये बातें इस तरह की करते हैं जो कि गैर आइनी भी हैं, फिर वो साथ में आइन की बात भी करते हैं। अब मामला ये हैं कि देखें, बुनियाद शुरू होती है इन सब चीज़ों की। जो इनका जलसा हुआ, जलसे के ऊपर जो इनके वज़ीर आला ने जो बुनियादी तौर पे देखें, वज़ीर आला केपी हैं, केपी में उनको मैंडेट अगर मिला है कि वो लोगों की खिदमत करें। 12 साल से वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है उस सूबे के अंदर। उस सूबे के हालात देखें, एक अस्पताल नहीं आज तक बना सके, कोई एक इनका ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो ये आज बता सके कि फ़लाँ हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई काम नहीं कर सके। सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद करते हैं, गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और जिस किस्म की इन्होंने ज़बान इस्तेमाल की उसके बाद फिर आपने देखा कि उसके ऊपर एक तो कहते हैं ना गलत करते हैं, फिर उसके ऊपर अकड़ते हैं। और आपके सामने सारी चीज़ें हैं। देखिए उसके बाद ये माहौल इन्होंने खुद ख़राब किया। हम तो पहले दिन कहते थे, हम तो इलेक्शन के बाद भी हमने कहा ठीक है जी अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब आगे बढ़ाएं इस मुल्क के मामलात को, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करें। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों के साथ कंडीशंस को ऐड करेंगे, अपने जो इनके काले करतूत हैं, जो इनके क्राइम्स हैं, उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, जो एनआरओ मांगने की कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने 9 मई पे इन्होंने किया, ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है ना जी। जो इन्होंने किया अब वो करेंगे, वो मामला तो नहीं हो सकते ना जी। अगर रियासत के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं तो फिर तो ये मामला नहीं हो सकता। 9 मई को कोई भी अच्छा नहीं समझता, हर शख्स उसके मतलब कहता है गलत हुआ, जिसने किया उसको सजा मिलना चाहिए। राणा साहब 9 सितंबर और 10 सितंबर जो पार्लियामेंट में हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंट के हवाले से इनकी पीटीआई का मौक़िफ़ डिफरेंट है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ जो है उसके ऊपर तो जो गिरफ्तार लोग हुए हैं उन्होंने आके बयान दे दिए हैं। उनके बयान है ना, उनके बयान है ना। स्पीकर साहब ने इस पर कमेटी बना दी है, इसके ऊपर बाकायदा जो भी फैक्ट सामने आएंगे। देखिए जो मीडिया ने वीडियो दिखाई है, 2014 के अंदर जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, क्या वो लोगों को याद नहीं है? जब एक जत्थे ने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया, पीटीवी के ऊपर हमला किया। साहब आपके इल्म में हम तो 9 सितंबर पूछ रहे हैं कि यही एक प्रॉब्लम है, नहीं है। मैं सिर्फ मुझे कह दें ये गलत है, हम मान जाएंगे। मुझे आप कह दें दुरुस्त है, हम फिर भी मान जाएंगे। पार्लियामेंट के हम ऊपर किसी किस्म का हमला हो, हम तो उसकी मजम्मत करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2014 में जो इन्होंने किया पार्लियामेंट के साथ, जो इन्होंने पे हमले को भूल जाए कि याद रखें। देखिए जी बात सुने, फिर सुप्रीम कोर्ट के हमले को भूल जाएं, ये याद रखें। सुप्रीम कोर्ट में जो हमला की बात आप करते हैं वो उसके महरकात उसको आप देखें ना, उसको अगर आप तफसील से जाके देखें तो वो तो एक सिर्फ एक इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन वो जो चंद नासर थे वो कहाँ पे आज वो नासर। अच्छा एक वही शेर रशीद साहब जो इनके बड़े आजकल चीते बने हुए हैं, आप उनकी बातें देखें ना कि मतलब ये सारे वो लोग काली भेड़ें होती हैं बातों के अंदर। बसद एहतराम स्पीकर जो हैं, अगर कोई गलती नहीं थी तो सार्जेंट एट आर्म्स जो है वो 20वें ग्रेड के ऑफिसर होते हैं। उनको 4 महीने के लिए मुअत्तल किया। ये नहीं किया कि ये कमेटी बैठी है, कमेटी फैसला करेगी, 3 दिनों में फैसला होगा, उसके बाद आपको देखा जाएगा, 3 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया। 4 माह के लिए मुअत्तल किया। अगर ये सारा कुछ जो है ये आईनी और कानूनी तौर के ऊपर हुआ है तो स्पीकर साहब ने आज क्यों ये कहा कि मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं इस नशिस्त पे बैठा रहूं या ना बैठूं? तीसरी बात ये कि सर वो जो इसहाक डार साहब ने भी कल बात की, जो बिलावल भुट्टो ने बात की, वो तो आपके इत्तेहादियां छोड़ दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो उनके मौक़िफ़ की तायीद क्यों कर रहे हैं? देखिए जी वो एक उन्होंने जनरल बात की जो मैं भी बात कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट का तक़द्दुस जो है ना वो बड़ा अहम है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये तो हर बंदा ये बात करता है, लेकिन ये तो जब इंक्वायरी होगी उसकी रिपोर्ट सामने आएगी, हकीकत सामने आएगी। लेकिन सार्जेंट एट आर्म्स को अगर उन्होंने मुअत्तल किया है तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ताकि एक इम्पार्शल इंक्वायरी हो सके, कोई किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस ना कर सके। जिम्मेदार होता है ना जी वहाँ पे। सार्जेंट एट आर्म्स जो है आप क्या समझते हैं कि
सैयद खुर्शीद शाह साहब के ऊपर प्रेशर डाल सकता है या साहिबजादा हामिद रजा के ऊपर डाल सकता है, इसहाक डार साहब के ऊपर डाल सकता है, किसके ऊपर डालेगा? कमेटी में तो ये लोग हैं, वो उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? उसके वो बिल्कुल सार्जेंट राम साहब आपने खुद ही कहा कि 20वें ग्रेड का अफसर है, वो वहाँ पे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का जिम्मेदार है। तो अगर कोई इस किस्म की कंप्लेंट आई है तो कंप्लेंट का पहले हल यही होता है कि सबसे पहले आप जो मुतल्लिका लोगों को मुतल करें, उसको नौकरी से निकाला गया। आप सियासतदान हैं, आप ब्यूरोक्रेसी से दब जाएंगे, ये तासुर मुझे तो ये तासुर का तरीकाकार यही होता है कि आज उसके बाद चूंकि हम आपके साथ पंजाब पे बात करेंगे, ज़िशान रफ़ीक साहब आप फंस गए आज ना, क्या कहते हैं, मैं नहीं फंसा रहा, नहीं आज मुझे बता, ज़ैन कुरैशी साहब ने 8 दफ़ा रब्ता किया स्पीकर साहब से, आज उन्होंने कहा, और स्पीकर साहब ने भी कहा बिल्कुल मैं मानता हूँ जी, मुझसे रब्ता इन्होंने किया कि हम अंदर हैं, हमारे साथ ये सूरत हाल है। तो अब इसके बाद कौन सी गवाही रह जाती है? राना साहब गुजारिश ये है कि मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक बाकायदा इसकी इंक्वायरी होकर रिपोर्ट आने दे। कोई बंदा भी इस चीज़ को जो है ना वो एंडोर्स नहीं करेगा। ये मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर इस किस्म का कोई पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ है तो पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है ना वो उसके हम सब जो है ना उसके ऊपर खड़े हैं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये मामला। मैं उसको कंडेम मैंने किया है कि अगर ये काम हुआ है, लेकिन ये तो फैसला होगा जब प्रॉपर एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती है। कुछ नासर कहते हैं जी फलां काम हुआ, कुछ कहते हैं जी फलां काम हुआ। जब दो मुद्दे मौका हो तो फिर उसका फैसला होने देना। आपसे मजीद पूछेंगे, मुझे सर ये बता दें, पंजाब में लाहौर में जलसे की इजाज़त दे रहे हैं? लेकिन जब वो इजाज़त मांगेंगे तो फिर हम देखेंगे इस सिलसिले में। बुनियादी चीज़ ये है कि जब वज़ीर आला KP जो है, मतलब मैं उस शख्स का क्या जिक्र करूं जिसको या तो वो पता नहीं वो है या वो होता, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, राना साहब मुझे बताएं उस जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की वो कोई ज़बान इस्तेमाल कर सकता है? फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो मौक़िफ़ आया कि जी हम खुद जाके छुड़वा लेंगे जेल से, तो आके दिखाओ। बार बार वो बात करता है फ़लाँ का बाप किसी का बाप ये नहीं कर सकता। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई किसी का बाप आके छुड़ा सकता है यहाँ पे तो आके करा ले। देखिए कानून अपना रास्ता बनाता है, इस तरह नहीं हो सकता। फिर ऊपर से आप ये देखें कि ये भी कभी किसी वज़ीर आला ने ये काम किया है कि वो कहता है जी मैं अफ़गानिस्तान से खुद बात करूँगा। भाई तुम्हारे पास क्या मैंडेट है इस चीज़ का? उस शख्स को पता ही नहीं है कि बतौर वज़ीर आला मेरी जिम्मेदारी क्या है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो सिर्फ गलत और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे। वो जो उस दिन जलसे के अंदर बोला गया वो भी एक लूज बॉल थी, और ये जो खारजा पॉलिसी के हवाले से बोला गया ये भी लूज बॉल थी। और क्या मुझे बताएं जो कहता है कि जी 15 दिन में आगे छुड़ा लूंगा मैं, ये PTA के दावे हमने पहले भी सुने हैं। देखें ये एक सियासी, देखें आपकी जमात में भी, ये सियासी बात नहीं है, हम आपको सुना सकते हैं अभी मरियम साहबा के बयानात भी हम आपको सुना सकते हैं, तहरीक पीपल्स नून लीग के बाकी बयानात भी। मरियम साहब का कोई अपना बयान नहीं बता सकते। नहीं, मैं आपको सुना सकता हूं। 6 माह से वज़ीर आला है, मुझे बताएं कि 6 माह से कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बताएं। वज़ीर आला नहीं मैं कह रहा, मैं बतौर देखिए जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं, लीडर एक बात कर रहा हूँ, उसमें कह रहे हैं आपने कहा जो लाहौर में जलसा की इजाज़त आप मांगेंगे तो दे देंगे। राणा साहब गुजारिश सुने, मैंने ये अर्ज़ की है कि बुनियादी तौर पर जब आप किसी पोजीशन पे बैठे होते हैं, आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। आपने जो बात करनी है वो बात उस सूबे की पॉलिसी समझी जाती है, उस सूबे को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं दूसरे सूबे की जेलों पे आके हमला करूँगा, इस तरह की बात को पंजाब ये काम नहीं अल्लाह के फजल से बर्दाश्त करेगा। ये जिस किस्म की ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं। देखें हमारे लिए पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अदारे ये सब बड़े अहम हैं, इस तरह नहीं हो सकता। बाकी वो डींगे मारता रहता है वो शख्स, आपको पता ही है। कभी वो पता नहीं उस दिन वो शहद की बोतल उसके पास थी या नहीं थी, जिसकी हालत में वो मतलब इस तरह की बातें करता रहा। एक सवाल कर सकता हूं, वो तो केस चल रहा है, एक सवाल कर सकता हूं। तो आप सबने देखी थी शहद की बोतल। जनाब ज़िशान रफ़ीक साहब, मैं चूँकि आप बात महकमे की तरफ लेके जाना चाहता था, आपने छेड़ दिया तो मैंने कहा चले। पार्टी गेट एक जलसा हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा था पेट फाड़ूंगा, गिरेबान से पकड़ूंगा, इसी बाटी गेट चौक में सड़कों पे घसीटूंगा और इसी बाटी गेट चौक में लटकाऊंगा। आपको पता है शहबाज साहब उस वक्त क्या थे? शहबाज साहब ने कोई किसी को गाली नहीं दी थी। मेरी बात सुने, ये जो लफ्ज़ मेरी बात सुने, इसमें कोई गलत है? राणा साहब मुझे बताएं जो ज़बान इस्तेमाल की गई थी गंडापुर साहब की तरफ से, हम तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं। उन्होंने वो तो बकायदा खुली गालियां देते रहे हैं। हम तो उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आप ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कही थी, आप कहते हैं उन्होंने भी नहीं कही। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें
सियासी बातें, सियासी इख्तलाफी बातें आप करते हैं, उसका हक होता है हर लिहाज से, लेकिन आप किसी को गाली नहीं देते। इसके उसने तो उस दिन बाकायदा गालियाँ दी, उस दिन ना सिर्फ हमें बल्कि मीडिया के लोगों को उसने गालियाँ दी। और आज देखें एक दिन पहले उनके लीडर ने कहा, तो मीडिया बेचारा तो इतना मजलूम है कि आप उनमें आपकी हुकूमत बिल लगा दे, एक पाबंदी लगा देती है, तो गालियां देते रहते हैं। वो बिल आपने जो पेश किया, जिसे मंजूर करवा लिया गया, वो तो हमने स्टे लिया हुआ है, तो अभी तक चल रहा है। नहीं तो आप तुसी तो कसर कोई नहीं झट्टी। नहीं, वो तो हमने कहा था सच का बोलबाला होना चाहिए, सच की बात सारे करते हैं। देखिए राणा साहब, गुजारिश ये है सर, सच का बोलबाला वैसा ही जो अभी नई भर्तियों के बाद पाकिस्तान टेलीविजन पे होगा। वो किस बुनियाद पे हुई है? आप बिल्कुल, आप अगर कोई इसमें आपको आप समझते हैं कोई मेरिट से हटके हुई है तो बिल्कुल आप सारी मेरिट से हटकी हुई है। नहीं, मेरिट आप प्रोग्राम के बाद बैठ जाइएगा, मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप मुझे एक का मेरिट बता दीजिएगा। यही तो मसला है ना, यही तो हम कहते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई गड़बड़ हुई है तो आप विद प्रूफ लेके आए, बिल्कुल अब गवर्नमेंट उस चीज़ को फेस करेगी। अगर कोई विद प्रूफ आप चीज़ लेके आते हैं, देखें इल्ज़ाम तो आप किसी किस्म का किसी पे लगा देते हैं। यही तो हम चाहते हैं कि जो सियासत पीटीआई ने शुरू की हुई है कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाते रहो और उसके बाद जब साबित करने का मौका आए तो फिर भाग जाओ। और ये देखें इन लोगों की पूरी ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि ये हर बात करके उसके बाद भाग जाते हैं, अपनी बात पे रहते तो है कौन नहीं है, डींगे मारते हैं, बड़के मारते हैं, उसके बाद फिर भाग जाते हैं। तो बात ये है कि यही मैं बात कर रहा था कि आपको कम से कम सीरियसनेस शो करनी चाहिए। पाकिस्तान इसमें मुश्किल हालात ये बताइए, मैं सिर्फ एक आमियाना सा सवाल ले लें कि जब हुकूमत में कोई पार्टी नहीं होती, हुकूमत में है तो हम एक पेज पे हैं, यकजान दो कालिब हैं, ये चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, यही बयानिया अपनाया जाता है। ये हुकूमत की राहदारियों से बाहर निकलते हैं, ताकत की राहदारियों से, तो तब सब कुछ याद आ जाता है कि उस वक्त इख्तियार भी हमारे पास नहीं था, केसेस भी हम नहीं कर रहे थे, फलां कर रहा था, फलां कर रहा था। जिस तरीके से आज अयाज सादिक साहब ने बात की कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि फौज और अदलिया पे तनकीद नहीं कर सकते, मौलाना फजलुर रहमान साहब को टोक के उन्होंने ये बात की। तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही अपोजिशन में, वो भी फौज और अदलिया पे बात करती रही और सिटिंग जर्नल्स और सिटिंग जजेस के ऊपर बात करती रही, और अब पीटीआई भी वो कर रही है। सिर्फ ये पूछना है कि ये तर्ज सियासत सियासतदान क्यों नहीं तब्दील कर? देखें जी, मेरी गुजारिश ये है कि फ़ौज और अदलिया के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने कभी बात नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने अगर किसी एक शख्स का कोई कंडक्ट ऐसा हुआ, उस कंडक्ट के हवाले से उन्होंने बात की। मेरी गुजारिश सुने, 5 का टोला, मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात से लाहौर तक जलसे, बात सुने, मुझे मौका दें ना जी, मुझे मौका दें। गुजारिश ये है कि अगर किसी शख्स का एक कंडक्ट है, वो कंडक्ट के ऊपर हमने बात की, और आज जो बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी, आज देखें बातें साबित हो रही हो रही। फैज़ साहब के ऊपर जो इंक्वायरी डिपार्टमेंट ने खुद शुरू की, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी कदम था फ़ौज के अंदर कि फ़ौज ने खुद अपना एहतसाब करना शुरू किया। और ये देखें, मेरी बात सुने, कभी आज तक किसी ने फ़ौज पर हमला नहीं किया, किसी ने फ़ौज को इस तरह नहीं किया जो ये करते रहे कि जो बेसिकली उनको गद्दार तक के लकबात और पता नहीं क्या क्या करते रहे, शोहदा का मजाक उड़ाते रहे। कभी आज तक मुझे किसकी मिसाल ला के दे बताएं। 9 मई को जो आपके दफाई इदारों के ऊपर हमले किए गए, मुझे बताएं इसकी कोई मिसाल से पहले मौजूद है? आप इन चीज़ों को पास्ट की चीज़ों के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। पास्ट में आप बड़े तो कह देना कि पास्ट हज़फ है। नहीं, देखिए कोई नहीं कह रहा पास्ट हज़फ है। सर इस तरह तो अगर साल पहले जो हुआ है उसे मिन्हा कर दे, आज छोड़ दे। आज देखें ना, आज देखें, मेरी बात सुने, फैज़ साहब के ऊपर जो मामला चल रहे हैं जी वो सबके सामने नहीं आ रहे। सब जो बात अब जिस तरह सर नहीं, मैंने इसको ऊपर अभी इंक्वायरी फेज बात नहीं करते। आपको पता है ज़ीशान साहब के जो इंक्वायरी होती है, ये किसी को भी पता किस वक्त लगता है? पता आपको कानून, इसका कानून क्या है? नहीं, ऑब्वियसली जब चले मैं आपको बता देता हूँ। हम जर्नलिस्ट भी, मैं अपने से शुरू करता हूँ, और सियासतदान भी इस पर इतनी बातें करते हैं, किसी को इल्म नहीं होता कि इसका जब फैसला डिसीजन होता है तो उसके साइन के लिए सदर पाकिस्तान के पास जाती है, उसके बाद वो कॉपी उस जुडिशल चीज़ से बाहर निकलती है, उसके अलावा नहीं निकलती। किसी तीसरे शख्स को इस बात का इल्म ही नहीं होता। देखें 25 चीज़ें कही गई थी। राणा साहब, आगाज इंक्वायरी हो रही है और बाकायदा अदारे ने उसके ऊपर बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की। जी, प्रेस रिलीज ऑफिशियली बताया, जितनी मैं तो वही बात कर रहा हूँ, जितनी प्रेस रिलीज में बताया उतना हमें डिस्कस करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैंने वही बात की है। मैं ये बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर के ऊपर कि जो आपने माजी की मिसालें दी, माजी में मुझे बताएं कहाँ
शोहदा का मजाक उड़ाया गया। आज तक मुझे एक बता दे किसी सियासी लीडर ने इस आज तक पीटीआई से पहले ये काम किया हो। सुप्रीम कोर्ट पे हमला आप देखिए, मेरी बात सुने, हम माजी में मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, अब बताता हूँ, आप सुनिए ना, देखिए आपकी मेहरबानी है जिशान फीक साहब, अब मेरी बात भी सुनिए, मेरी आप ही का सुनेंगे, मुझे मौका दें, मुझे थोड़ा सा मौका दें। आप बात कर लें पहले। माजी में कब हुआ था ये आपको नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूँ कि हाजिर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी का चीफ आर्मी स्टाफ का त्यारे को कहा जाए कि इंडिया उतार दो, कब हुआ था? एक आर्मी चीफ मौजूद हो, पाकिस्तान से बाहर गया हो और उसकी गैर मौजूदगी में नया आर्मी चीफ लगा दें, क्या ये माजी में नहीं हुआ? ये किसने किया था? मैं ये हाँ जी करता हूँ। देखिए गुजारिश ये है राना साहब, जो बात आपने की है उसकी तो इंक्वायरी होके उसने तो तारीख ने साबित कर दिया कि वो सारे की सारी चीज़ें इस तरह है नहीं थी। अब देखिए ना, मेरी बात सुने, क्या मुझे बताएं उस वक्त जो केसेस करने की कोशिश की गई और उसके बाद जो आपने बात की, क्या आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर की है ना। तो उस वक्त की जो बात आप कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई, उसको तो तारीख ने साबित कर दिया। 12 अक्टूबर 99 का जो कू था उसको तो तारीख ने साबित कर दिया कि वो गलत कदम था 12 अक्टूबर वाला जो उसमें कू किया गया। देखिए मेरा किसी के जहाज को किसी और मुल्क में उतार देना, उसकी इंक्वायरी होके वो चीजें सामने आ चुकी हैं। नहीं आ चुकी। आप मुझे बताएं कि जो बात मैंने की इसका और उसका मुआवजा किसी चीज का भी नहीं बनता। ये जो मामला 9 मई का हुआ है इसकी कंपैरिजन में आप पास्ट में कोई बात ले आए तो उसके पास खड़ी नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि भाई 9 मई जिसने किया उसको सजा देनी चाहिए, तो और आप क्यों नहीं दे रहे? यही तो मामला है। हुकूमत आपकी है, प्रोसिक्यूशन आपके पास है, जजेस आपके, आप उन्होंने जो है वहां पे तैनातियां की हैं, चले जजेस को छोड़ दें, हुकूमत आपकी, प्रोसिक्यूशन आपका। ये फैसले अदालतों ने करने हैं, यही तो हम कहते हैं कि अदालत फैसले करें। सबूत किसने पेश किए? सबूत वाज़ेह है। मुझे बताएं, एक सेकंड, लोग चीख के बता रहे हैं, 4 सबूत लोगों ने खुद कर सके। लोगों नहीं, गवाहियां आपने देखी नहीं है, लोगों ने चीख के आकर बताया है कि हमसे ये काम करवाने के लिए पहले प्लानिंग की जा चुकी हुई थी। अच्छा, सारी चीजें बातें सामने आ चुकी हैं, फिर भी अगर कुछ लोगों को नजर नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? 4 नाम लीजिएगा निशान साहब। सबसे पहले तो मुझे बताया ना कि बानी पीटीआई के बारे में 4 नाम लीजिएगा जिन्होंने आगे कहा, जिनको बानी पीटीआई खुद कहा करते थे, खुद कहा करते थे कि जनाब ये मेरा चीता है फैजुल हसन चौहान साहब। उन्होंने बताया नहीं? कौन? चौहान साहब ने नहीं बताया सारी बातें। अच्छा, वाडा साहब उनके एक हो गया, और वाडा साहब का देखें आप, वाडा साहब ने नहीं बताया। देखिए 9 मई के मुराद रास 9 मई में था ना, 25 मुराद रास, उसको क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, उसको फरख हबीब जो है उसको क्यों नहीं लिया? मेरी बात सुने, 9 मई में जो लोग अनासर मौजूद थे, जो वीडियो क्लिप्स में आए, जो पीछे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो नहीं थे। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। देखिए जो लोग जो इसमें मुलव्वस थे, मुझे बताया कौन सा शख्स मुलव्वस था जिसको छोड़ दिया गया, जिसकी वीडियो क्लिप्स आई, जिन्होंने हमला किया, आईजी पंजाब, मौजूदा आईजी पंजाब ने कहा था 25 काले मुराद रास की ट्रेस हुई हैं। यस, ऐसे ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ऐसे ही थे। मुराद रास को क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि उसने तरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान में शमूलियत कर ली। ये बात इस तरह नहीं होती। देखिए मेरी बात सुने, जिस तरह आपने कहा ना कि इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के अंदर कुछ चीज़ें साबित होती हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली इसको अदालतों में लेके जाया जाता है। मुझे बुनियादी तौर पे जो पीछे मास्टरमाइंड था, आप उसकी तरफ आते नहीं हैं। मारे उसे लाइन सजा दे, हम तो कहते हैं हम भी चाहते हैं, ये हम मिलके अदालतों से मुतालबा करना चाहिए हमें, जो पीछे मास्टरमाइंड है उसको लेके आए। हमारे ऊपर तो ये सारा रौला ही मास्टरमाइंड का सारा, जिसने इस कौम के बच्चों के हाथों में बम पकड़वा दिए, पेट्रोल बम पकड़वा दिए, उससे पूछना चाहिए उसने क्या किया। वक्त कम है मेरे पास सर, एक आखिरी सवाल ये कि फ़र्ज़ कर लें वो इजाज़त मांगते हैं, आप इजाज़त नहीं देते, वो फिर भी आते हैं, क्या रवैया होगा? देखिए जी, गुजारिश ये है कि अगर तो कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल कानून हरकत में आएगा। कानून जो है ना इतना वो बेबस नहीं है। अगर वो इजाज़त मांगते हैं, हमारे पास उनकी कोई दरख्वास्त आती है तो फिर हम ऑब्वियसली उसके बाद फैसला करेगी गवर्नमेंट इसके ऊपर के इजाज़त किन कंडीशन में मांग रहे हैं, क्या चीज़ें कर रही हैं। ये तो जब दरख्वास्त आएगी फिर इस पर बात कर सकते हैं। जाते जाते ये बता दें, आप भी जलसे करने लगे हैं कि नहीं? देखिए हम इंशाअल्लाह हमारे इनिशिएटिव जो है ना वो हमारा एक वो जलसे हैं सारे के सारे। आप ये देखें कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के आप आज गिनने शुरू कर दें इनिशिएटिव, आप पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम इसके ऊपर कर सकते हैं। चले, हम आपको ये बता सकते हैं कि बिल्कुल आप और निशान साहब को लेके जाना वादे के मुताबिक बाहर, और किसी को इनको कहना इनकी सिक्योरिटी
इनके पर्सनल स्टाफ साइड पे साथ नहीं रखता। ठीक है, मुझे चले इनको लेके जाने, हमने कह रहा है आए जिशान साहब आपके साथ एक पंजाब का सर्वे करें, पंजाब का सर्वे आप जाके चेक कर ले हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी को हर शख्स। सर डन हो गया ना सर, अगला प्रोग्राम आपके साथ जो होगा वो आउटडोर ही होगा और यही कारकर्दगी। बहुत शुक्रिया जिशान रफीक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन एक लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब हमारे साथ होंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नई कानून साजियाँ या नई तरामीम, उनकी उम्मीदों पे तो पानी फिर चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज की स्टेटमेंट के बाद अब 2/3 अक्सरियत जो है वो तो हुकूमत के बस की बात नहीं रही। अगर यही मंजरनामा हुकूमत के लिए रहा और मिसाक पार्लियामान जो है उसको आगे बढ़ाने की बातचीत होगी रही। मिसाक पार्लियामान का बार बार तज़किरा इसलिए कि ये इंडोर्स स्पीकर साहब की तरफ से किया गया, और जब स्पीकर साहब ने इंडोर्स करके एक कमेटी को कायम किया है और उसमें उन्होंने नुमाइंदगी तमाम जमातों की रखी है, चाहे वो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हों या अपोजिशन जमातें, जब सबकी नुमाइंदगी रखी है तो उससे तासर बादी नज़र में यही मिलना चाहिए कि मिसाक पार्लियामान हो रहा है। लेकिन साथ साथ होने वाले इकदामात उसको इंडोर्स करते हैं या फिर उसकी नफ़ी करते हुए दिखाई देते हैं, तो वो इकदामात को अपोजिशन जमातें किन नज़रों से देख रही हैं, उसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हामिद खान साहब, मिसाक पार्लियामान के नाम के ऊपर ये जो कमेटी तश्कील पाई और आज उसका पहला इजलास हुआ, उससे क्या तासर मिलता है कि हुकूमत रवैयों में तब्दीली चाह रही है या फिर हुकूमत जो है वो गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी पे? देखिए, अभी तक तो हुकूमत की जो भी कारकर्दगी रही है उससे तो लगता है कि वो किसी तौर पर भी दूसरी अपोजिशन के साथ ठीक ठाक अपने ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने तौर पर ही जो करते हैं इसको हम कहते हैं यूनिलैटरल उनके इक़दाम हैं। तो ये कहने से बात नहीं बनती जब तक कि इस पर अमल दरामद नहीं। हामिद खान साहब, छुट्टियां ख़त्म होने को हैं सुप्रीम कोर्ट की, 15 तारीख के बाद गालिबन पूरा शुरू हो जाएगा, तो क्या उम्मीद आप रखते हैं? एक तो महसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला, दूसरा आपने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरखास्तें कई डाल रखी हैं, आपको नज़र आता है कि इस पर काम 15 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा? देखिए, ये तो ऑलरेडी 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का तो न्यू ईयर शुरू हो चुका है, इसलिए छुट्टियां खत्म है 8 तारीख से। लेकिन अभी तक कोई जो अहम मामला है जिसका आपने जिक्र किया कि 8 फरवरी के हवाले से भी हमारी एक पिटीशन इमरान खान साहब की तरफ से मैंने फाइल की हुई है कि इसका आप इलेक्शन का ऑडिट कराएं और उस पर कमीशन मुकर्रर करके इंक्वायरी करें। इसी तरह 9 मई के हवाले से भी पिछले साल के 25 मई को इमरान खान साहब की तरफ से मैंने एक पिटीशन डाली हुई है, इसमें भी जुडिशल इंक्वायरी कराएं कि एक्चुअली 9 मई के वाकयात क्या थे, कौन जिम्मेदार था, क्या हुआ, और फिर उसके बाद जो भी जिम्मेदार हो जुडिशल इंक्वायरी के नतीजे में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन उसको एक सियासी मकसद के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुनासिब है। तो ये ऐसी और भी पिटीशंस हैं। मिसाल के तौर पर ये बल्ला जो था हमारा निशान, निशान वो हमसे छीना गया 13 जनवरी की, उसकी पिटीशन, उसकी रिव्यू पिटीशन हमने डाली हुई है तकरीबन 6 फरवरी की, अभी तक पेंडिंग है, उसको नहीं लगाया गया। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जब ये रिटायर हो जाएंगे और अगले महीने में रिटायर होना है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने काम जो है स्टेज से निपटाएगी और अंदर जो भी इख्तलाफात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जितने अहम केसेस हैं उनकी भी समाअत होगी और जो केसेस के फैसले हो चुके हैं, मतलब 12 जुलाई का फैसला जो है मखसूस रिश्तों वाला, उस पर भी फिर फौर अमल दरामद होगा। अच्छा हामिद खान साहब, कल आपसे मंसूब एक बयान चल रहा था कि आप कह रहे थे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खामोशी से घर जाएं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन किया जाए। एक तरफ काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पे तोसी या उम्र की हद बढ़ाने के हवाले से ही वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि मुझे नहीं चाहिए,
तो आपको किस किस्म की परेशानी है, या आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा साहब नहीं जाएंगे और ये हुकूमत पसोपेश का मुजाहरा कर रही है? ये हुकूमत की बदनीयत इस तरह नजर आ रही है कि जब काजी साहब ने चीफ जस्टिस बनना था तो 3 महीने पहले उनकी नोटिफिकेशन हो गया था। अब तो अगले चीफ जस्टिस की टर्म शुरू होने में 5 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन अभी तक अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। तो इन चीजों से बदनीयती नजर आ रही है हुकूमत की कि वो अगर ऐसा हो जाता है, अगर एक्सटेंशन या कोई और मामला ऐसा हो जाता है जिसे आप वकला बरादरी पसंद नहीं करती, तो क्या इस पोजीशन में वकला है इस वक्त कि वो एक तहरीक चला सकें? मैं अर्ज करूँ कि अगर तो कोई इस किस्म की आईनी तरमीम की गई जिसका मैं समझता हूँ उस पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है, और ख़ास तौर पे जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन इतने मुतनाज़ा इलेक्शन है जिनकी सबकी पिटीशन पेंडिंग है, उनके फैसले से पहले कोई किसी किस्म की भी आईनी तरमीम जो है वो बिल्कुल नाजायज होगी। लेकिन अगर ये फिर भी इंसिस्ट करते हैं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी को इनाम देने के लिए, किसी को एक्सटेंड करने के लिए और किसी को बाहर रखने के लिए, तो हम बिल्कुल सारे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। हम कबूल ही नहीं करेंगे कि इस शख्स को हम मानते हैं, जबकि हमारे नजदीक आइन के तहत 65 साल पूरे होने पर रिटायर हो चुका होगा। अच्छा खान साहब, एक चीज़ बताइएगा, इस्लामाबाद का जलसा था, इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी, आपने अदलिया से रुजू किया, फिर बाद में इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी, अब वो SOPs की खिलाफ वर्जी पे ये सारा एपिसोड चला। इसी तरह लाहौर की सूरत हाल भी है, लाहौर में भी उस सब के बाद आपको भुगतना पड़ा है, गिरफ्तारियों को देखना पड़ा है। लाहौर में भी आपने इजाज़त मांगी, अभी तक इजाज़त नहीं दी, तौहीन अदालत का केस लेके आप फिर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए हैं। इधर इजाज़त मिल भी जाती है और वही तरीक़ाकार अपनाया जाता है, तो ये कानूनी मंजरनामे को क्या साथ साथ लेके चलना चाहते हैं? देखिए यही तो है इस हुकूमत का, यही तो मुनाफत है, यही तो कह रहे हैं। देखिए आप एक तरफ इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ हर तरफ कंटेनर लगा के रास्ते रोक देते हैं। यहाँ इस्लामाबाद से कोई रास्ता नहीं है लोग का पहुंचने के लिए उस परसों, और उसकी वजह से बहुत से लोग इस्लामाबाद में रुके रहे। इसी तरह से जितने नॉर्दर्न एरिया से लोग आ रहे थे उनके लिए बड़ी मुश्किलात थी, सैकड़ों कंटेनर लगा दिए गए। तो भाई सर इजाज़त देने का क्या फ़ायदा? अगर आपने एक तरफ तो आइन के तहत ये हमारा हक है, हर पार्टी का हक है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन करे, जलसे करे, जुलूस निकाले, लेकिन करे पीसफुली बगैर किसी वायलेंस के, तो वो उसका हक है। आप इजाज़त देने के बाद लोगों के रास्ते रोक लेते हैं। यहाँ किसी को 2 सवारियां भी जो थी उनको भी इस्लामाबाद से जाने नहीं दिया जलसा की तरफ। तो इसलिए दोगली, मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोगली पॉलिसी है, एक तरफ इजाज़त देते हैं, दूसरी तरफ रास्ते बंद कर देते हैं। अच्छा खान साहब, अगर अभी तक फैसला आपके हक में ही आया महसूस नशिस्तों का, एक तो अभी तक उसका फैसले पे अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, आप लोगों ने पिटीशन भी डाल दी है जी। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद उस पिटीशन को सुना जाएगा, और दूसरा इलेक्शन जो PTI के हैं वो कोई भी काबिल कबूल नहीं हो रहे। आपने 6 दफ़ा भी इलेक्शन करा लें, काबिल कबूल नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी क्या कोर्ट में आप रजू करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कराएं? देखिए एक तो बात है, 2 चीज़ें मैं आपको करूँगा। एक तो ये है कि हम किसी के रिटायरमेंट का या आने का इंतजार नहीं कर रहे, वो केस फाइल किया हुआ है, इससे अमल दरामद होना चाहिए, ये केस फिलहाल लगना चाहिए उसी बेंच के पास जिस बेंच ने 13 रुकनी मेंबर बेंच ने फैसला दिया था कि उस पर अमल दरामद किया जाए फिलहाल, वो नहीं अभी तक लगाया गया। बहरहाल हम इसके लिए फिलहाल उम्मीद रखते हैं कि ये केस लगाया जाएगा, उस पर अमल दरामद करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जाएगा, क्योंकि मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन इस तरह कंटेम्प्ट का सबमिट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जो 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी उस फैसले पर अमल दरामद नहीं। 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इस ज़मन के अंदर आप फिर जो है वो रुजू करेंगे और ये कानूनी जंग जो है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।